देखिए, बिहार में एनडीए ने सीट शेयरिंग पर अपना फॉर्मूला तय कर लिया है, लेकिन आरजेडी खेमे में अब भी हलचल मची हुई है। महागठबंधन अब भी किसी नतीजे तक नहीं पहुंचा है। मुकेश सहनी की माने तो महागठबंधन बीमार है, दिल्ली में इलाज होगा। लेकिन आज दोनों ही गठबंधन को लेकर चर्चा करेंगे कि जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है एनडीए खेमे में, तो उसका मतलब क्या है, मायने क्या है, कौन बढ़त है, कौन घटा हुआ है, कौन दबा हुआ है, और आरजेडी कहाँ परेशान है, कहाँ फंस रही है इस वक्त पार्टी। इस वक्त हमारे साथ प्रभात जी, हमारे सीनियर। प्रभात जी, बिहार में सीटों को लेकर अब तस्वीर थोड़ी थोड़ी साफ होने लगी है। एनडीए ने तो पूरा ही क्लियर कर दिया और महागठबंधन की ओर से कुछ संकेत मिले हैं। बारी बारी से बात करते हैं। एनडीए का जो फॉर्मूला है, बीजेपी और जेडीयू, कोई बड़ा छोटा नहीं, दोनों भाई बराबर हो गए। ये पिछले 20-25 सालों में पहली बार हुआ है कि बीजेपी और जेडीयू दोनों में अब कोई बड़ा भाई नहीं है। दोनों भाई भाई हैं, लेकिन बड़ा कोई नहीं है। दोनों बराबर के भाई हैं, जुड़वा भाई हो गए, कह सकते हैं कि जुड़वा भाई हो गए। लेकिन नतीजों में ये जुड़वापन कितना रिफ्लेक्ट होगा, ये जब नतीजे आएंगे तभी पता चलेगा। लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ कि पिछले 20-25 सालों का इतिहास आप देख लीजिए कि हमेशा जेडीयू बिहार में बिग ब्रदर की भूमिका में है। इस बार पहली बार बीजेपी ने जेडीयू को बराबरी पे लाके खड़ा किया है। उसकी दो वजहें हैं। 2020 का जो चुनाव हुआ, 2020 में जेडीयू 115 सीटों पे लड़ी, 43 या 44 पे जीती। स्ट्राइक रेट उसका 40% के अराउंड रहा। बीजेपी ने 110 सीटों पे लड़ा और उसमें से 74 सीटें उन्होंने जीती थी। स्ट्राइक रेट 70% का रहा। वोट शेयर में भी आप अगर देखें तो बीजेपी को करीब 19 से 20% वोट मिले थे। जेडीयू को 15, 15.5 या 16% के आसपास का ये वोट शेयर था इनका। बीजेपी ने इसी को अपना ट्रिक बनाया है डील करने का। जो सीट शेयरिंग की डील हुई है, बीजेपी ने इसी पॉइंट को उठाया है और आगे रख के जेडीयू को बराबरी पे लाके खड़ा किया है कि 101 सीटें हम दोनों के लिए रहेंगे। अब जो एक तीसरी बड़ी पार्टी थी इनमें बिहार के लिहाज से, चिराग पासवान की पार्टी, उनकी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले एक जिक्र, बिहार में 2010 के इलेक्शन के दौरान, 2015 के इलेक्शन के दौरान और 2020 के इलेक्शन के दौरान भी जो बीजेपी के नेता, उनके अंदर जो स्थानीय नेता है, लोकल नेता, उनके अंदर एक छटपटाहट दिखती थी कि हम अच्छा करके भी, नेशनल पार्टी होकर भी आखिर जेडीयू को बड़ा भाई क्यों मानने को हम बाधित हैं, क्यों हमें चुप करा दिया जाता है, जेडीयू नेताओं को बोलने की ज़्यादा जगह दी जाती है। तो तब बीजेपी के जो सीनियर लीडर्स थे, दिल्ली से एक मैसेज जाता था कि धीरे धीरे, परेशान मत होइए, धीरे धीरे होगा। तो क्या वही धीरे धीरे अब यहाँ तक पहुँचा है? बिल्कुल वही धीरे धीरे मतलब गाड़ी चलती हुई आज यहाँ आई है कि दोनों पहिए बिल्कुल बराबरी पे चल रहे हैं। वरना पहले एक आगे एक पीछे होता था। लेकिन आप अगर इसको देखें तो बीजेपी ने अपने आप को मजबूत किया है बिहार में। हालांकि मतलब 2015 और 2020 के रिजल्ट 2010 की तरह नहीं है। बीजेपी और जेडीयू, इस एनडीए गठबंधन का इस बार का जो टारगेट है वो 2010 के प्रदर्शन को दोहराना है, जब दोनों पार्टियों ने मिलकर ही, सिर्फ बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर 206 सीटें जीती। बम्पर वो प्रदर्शन आज तक बीजेपी वापस बिहार में नहीं कर पाई है। इस बार की कोशिश है, बीजेपी ने अपना टारगेट सेट किया है कि 80 to 90% स्ट्राइक रेट। 80 to 90% का स्ट्राइक रेट का मतलब है 101 सीटों पे लड़ रहे हैं, तो आप ये उम्मीद करके चल रहे हैं कि 80 से 90 सीटें हम जीतेंगे। अब उसके लिए इनकी स्ट्रैटेजी, कैंडिडेट का सिलेक्शन और बाकी जो स्ट्रैटेजीज हैं वो किस तरीके से रोल आउट होती हैं, कैसे काम करती हैं, ये अब दिख रहा है धीरे धीरे। आज भी एनडीए में उम्मीदवारों के नाम पर मंथन है। एक एक उम्मीदवार के नाम पे मंथन चल रहा है कि हम हर जगह से, आपको भी पता है कि 2-3 लोग कंटेंडर होते हैं कि टिकट आप किसको देंगे। बीजेपी अपने जिताऊ कैंडिडेट्स के लिए अपने मौजूदा विधायकों के, मौजूदा मंत्रियों के टिकट काटने को भी तैयार रहती है और सांसदों को लड़ाएगी। पूर्व सांसद और सांसदों को लड़ाने की तैयारी है। हालांकि सांसदों वाले मतलब मौजूदा सांसदों पे को मैदान में उतारने के चांसेस कम हैं, क्योंकि जो ये कंपैरिजन किया जा रहा है, जो चीज़ें बताई जा रही हैं कि हम राजस्थान या मध्य प्रदेश का फॉर्मूला अपना सकते हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने
सांसदों को उतारा था। तो उस समय एक तर्क ये था कि वो 2023 के आखिर में चुनाव हो रहे थे और 2024 मतलब अगले 6 महीने में ही इनको लोकसभा के चुनाव के लिए जाना था। तो अगर एक आध सीटें कम भी होती हैं, और जबकि 2019 में बीजेपी प्रचंड बहुमत में थी, लेकिन इस बार वो रिस्क लेना थोड़ा सा मुश्किल है। कि वो रिस्क बीजेपी लेना नहीं चाहेगी कि मौजूदा सांसदों को हम विधानसभा में भेजें, क्योंकि अभी ये टेन्योर बहुत लंबा बाकी है, 2029 तक का टेन्योर है। दूसरी चीज कि लोकसभा में आप अब अकेले के बहुमत में नहीं है जी, तो अपने सांसदों को और कम करने का जोखिम नहीं उठाएंगे। अब बात हम चिराग पासवान की करते हैं। चिराग पासवान 40 सीटों की डिमांड उन्होंने रखी थी, 29 उन्हें मिली है। अब आप बताइए, फायदे में है, नुकसान में है, या वो जो चाहते थे प्रेशर पॉलिटिक्स में वो उनके साथ हुआ? चिराग के मन में जो चल रहा था, चिराग उसमें 100% कामयाब हुए। दिल्ली पटना के बीच की दौड़ काम आई है। चिराग का ये था कि चिराग एनडीए में और खासतौर पे बिहार में अपना दबदबा कायम रख सकें, उसमें वो कामयाब हुए। और चिराग का जो तर्क था इसके पीछे, आप अगर 2020 के चुनाव नतीजों को देखें तो चिराग एनडीए में नहीं थे उस समय, वो अलग उन्होंने चुनाव लड़ा था और सीटें तो उनको बहुत नहीं मिली या एक भी नहीं मिली, लेकिन नुकसान कई जगह किया उन्होंने। जेडीयू और बीजेपी, हाँ, जेडीयू और बीजेपी गठबंधन को उन्होंने 2020 में नुकसान पहुंचाया। और यही तर्क था कि भाई कई सीटें ऐसी हैं जहां दलित वोटर्स जो चिराग के कोर वोटर्स हैं, एलजेपी के कोर वोटर्स हैं, उन्होंने जेडीयू और बीजेपी के खिलाफ अपने कैंडिडेट को वोट दिया और वहां बाजी कोई और मार ले गया या विनिंग मार्जिन कम हुआ, सीटें फंसती हुई दिखी। वो इस डील में जो निगोशिएशन टेबल पे जब ये लोग बैठे तो चिराग का वही तर्क काम आया है। और अच्छा, मुझे ये बताइए, आपको अंदर की बहुत सारी बातें पता होती हैं मीटिंग्स के दौरान की। जेडीयू चिराग पासवान को लेकर बहुत ज़्यादा नाराजगी थी नीतीश जी के मन में। जब सरकार बनी तब भी चिराग नीतीश जी पर कमेंट करते रहे, बीजेपी नेताओं पर नहीं लेकिन नीतीश जी पर कटाक्ष करते रहे, पसंद नहीं करते नीतीश जी उन्हें। और उसकी वजह 2020 का वो चुनाव भी था जब इन्होंने डेंट पहुंचाया था चिराग ने नीतीश को। इस बार चिराग को 29 सीट देने का जो फैसला है, जेडीयू ने माना कैसे इसे? जी देखिए, ये मतलब आपने जो सवाल किया है ये बहुत लाजमी है और तार्किक भी है। जेडीयू को अब ये लग रहा है कि हम बहुत बड़े बार्गेनिंग पोजीशन पे नहीं हैं जी। भाई नंबर ऑफ सीट्स आप देखिए ना कि 43 सीट्स, ऑलमोस्ट आपसे डबल सीट या थोड़े से कम पे बीजेपी है। वो चाहे तो गठबंधन को डिक्टेट कर सकती है, लेकिन गठबंधन में वो आपसे बात कर रही है, आपसे सजेशन मांग रही है। और इस चिराग को लेके 29 सीटों के पीछे मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी और बीजेपी के जो सीनियर लीडर्स हैं, मतलब आप देखिए कि चिराग को मनाने के लिए नित्यानंद राय, धर्मेंद्र प्रधान, ये सारे लोग लगे। हाँ, सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि नड्डा साहब ने भी बात की, जेपी नड्डा ने भी चिराग से बात की, नीतीश के वहाँ बात की। तो ये सारी चीज़ें मिला के ये तय हुआ कि भाई क्योंकि चिराग अगर अलग जाते हैं, अकेले जाते हैं, तो नुकसान किसका होगा? गठबंधन का होगा। गठबंधन में भी खास तौर पे जो जेडीयू बहुल सीटें हैं, जेडीयू को नुकसान होगा। तो मानने के अलावा दूसरा कोई रास्ता आपके पास है नहीं। बिल्कुल, तो चिराग यहाँ अपर हैंड पर नजर आ रहे हैं, जो फॉर्मूला के तहत 29 सीटें उन्हें मिली है। और दूसरी बड़ी बात कि जेडीयू कहीं ना कहीं ये मान रही है कि जैसे नीतीश जी की तबीयत बिगड़ रही है, स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, वो बुजुर्ग हो रहे हैं, तो जेडीयू की ताकत भी कमजोर हो रही है, ये भी साफ साफ ये दिख रहा है। और मतलब जेडीयू और बीजेपी के जो विरोधी हैं वो तो अब कह ही रहे हैं, पप्पू यादव ने भी चुटकी ली कि अब तो नीतीश साफ। आप इनको देखें, आरजेडी को देखें तो आरजेडी भी कह रही है कि ये तो बीजेपी जेडीयू को खत्म करने की तैयारी में है। अभी चुनाव से पहले नीतीश को चेहरा बना रही है। चुनाव के नतीजे आएंगे, बीजेपी चेंज कर देगी, अपने इस बात से मुकर जाएगी। तो ये इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, बिहार की पॉलिटिक्स में अभी चल रही हैं। और बात सही भी है कि जेडीयू लगातार कमज़ोर होती आई है। नीतीश के गिरते स्वास्थ्य और जो बाकी अंदरूनी जेडीयू की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वो, ये दोनों जेडीयू को
बार्गेनिंग टेबल पे, नेगोशिएशन टेबल पे कहीं ना कहीं कमजोर कर रही हैं, और उसी कमजोरी का ये नतीजा दिख रहा है कि 101 सीटों पे दोनों लोग हैं। दोनों लड़ रहे हैं। ये एक फेस सेविंग है मेन का, कि हम तो बराबर हैं जी, लेकिन बराबर कौन है, कितना है, और डोमिनेटिंग पावर किसका है, ये आपको दिखता है। बिल्कुल, लेकिन गठबंधन कहेगा यही कि देखिए हमें, हमारी नज़र जीत पर है, लक्ष्य हमारा है कि सत्ता में हम एक बार फिर आए और इसके लिए ज़रूरी कदम हम उठा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं महागठबंधन की, क्योंकि वहां पर अब भी महागठबंधन पे जाने से पहले मेनका मैं आपको टोकूंगा, दो पार्टीज और हैं एनडीए में, हम आरएलएम जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा। जी, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की डिमांड, मांझी की डिमांड तो बीच में पहुंचते पहुंचते 70 तक पहुंच गई। फिर उन्होंने कहा कि जी हमें तो सम्मानजनक सीटें मिल जाएं, हम लड़ने को तैयार हैं। हाँ। कल जब ये सीट शेयरिंग अनाउंस हुई, उसके बाद भी उन्होंने कहा कि भाई बीजेपी ने हमारी बात नहीं मानी है, एनडीए को इसका खामियाजा भुगतना होगा। हालांकि बाद में पलट भी गए, थोड़ी देर बाद कहते हैं कि नहीं मैं बिल्कुल खुश हूँ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और मैं पूरे लगन के साथ जो है चुनाव मैदान में उतरूंगा और गठबंधन की मदद करूंगा। 6 सीटें मिली हैं उनको। हालांकि उनको मनाने के पीछे उन्होंने जो निगोशिएशन टेबल पे रखा, देखिए सीट शेयरिंग और इन सारी चीज़ों में ना दो बातें होती हैं, एक तो मीडिया में कहने के लिए कुछ और, निगोशिएशन टेबल पे कुछ और। जीतन राम मांझी ने मीडिया में और तमाम जगहों पे 70 तक अपनी डिमांड पहुंचा दी, लेकिन जब निगोशिएशन टेबल पे आए तो उनकी डिमांड 15 सीटों की थी, जिनमें से 15 सीटों में 6 मिली हैं। हाँ, उनको एक आश्वासन जरूर मिला है कि विधानसभा चुनाव के बाद एक एमएलसी की सीट बिहार में उनको मिलेगी, विधान परिषद की सीट। वैसे उन्हें देखकर, मांझी को देखकर कभी कभी लगता है कि क्या नेता वाकई इतने मासूम होते हैं या मासूम होने का दिखावा करते हैं। दूसरा एक ये है कि संतोष सुमन जो है उनके बेटे, उनको एक कैबिनेट बर्थ बिहार में देने की बात हो रही है कि भाई जो भी स्थिति रही, अगर सरकार बनती है और हम आते हैं तो एक कैबिनेट बर्थ संतोष सुमन को मिलेगा, यानी कि एक कैबिनेट और एक एमएलसी और 6 सीटें। ये 6 सीटें। अब 6 में से जीत में ट्रांसलेट करना आपकी जिम्मेदारी है कि आप कितना ट्रांसलेट कर लेते हैं। और आरएलएम का है, उन्होंने भी अपनी डिमांड 17 से 18 सीटों की रखी थी, उनको भी 6 पे ले आए, क्योंकि पिछला परफॉर्मेंस आपको देखना होगा। बिल्कुल, तो पिछले परफॉर्मेंस में आप कहाँ थे, उस हिसाब से आपका इस बार का सीट अब ये संतुष्ट है, तय हो रहा है। अब ये भी संतुष्ट हैं, और अब देखिए समय भी नहीं है कि असंतुष्टि जाहिर करें, अलग हों, या फिर किसी दूसरे खेमे से बात करें। भाई आप बात करें भी तो किस खेमे से, दूसरे खेमे में खुद ही असंतोष है, सिर्फ फुटबॉल चल रहा है अभी। अब आप अगर बात करें महागठबंधन, अब आप आखिर तेजस्वी इतने बेबस क्यों दिख रहे हैं? तेजस्वी जो डिप्टी सीएम बिहार के, तेजस्वी जिन्हें बिहार का मुख्यमंत्री होना है, आरजेडी की माने तो वो तो सोच कर चल रहे हैं कि अगले मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं, लेकिन फिलहाल वो बहुत बेबस दिख रहे हैं। पटना से दिल्ली, दिल्ली से पटना दौड़ रहे हैं, कभी कांग्रेस नेता से मुलाकात हो रही है, कभी दूसरे गठबंधन दलों के नेताओं से मुलाकात हो रही है, और एक फॉर्मूला है जिस पर सहमति बनती दिख रही है, लेकिन अभी तक वो बाहर नहीं आया, वो प्रभात जी के पास है। क्या है ये फॉर्मूला? मेनका देखिए, तेजस्वी के साथ मतलब जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई है, ये लोग सीट शेयरिंग फॉर्मूला अपना पहले तय कर चुके होते जी, तो बात कुछ और थी। हाँ। आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। आरोप लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत उनके परिवार के कई लोगों पर तय किए गए हैं। केस भी पता है सबको, आईआरसीटीसी होटल टेंडर घोटाला है, लैंड फॉर जॉब घोटाला है, और तो अब आज आरोप तय हो गए, उन पे अलग अलग धाराओं में आरोप तय हुए हैं कि इन्होंने टेंडर प्रक्रिया बदलवाए, प्रभावित किया, 420 का भी है, साजिश तमाम तरह के। अब बार्गेन जो निगोशिएशन टेबल पे ये लोग अब तक बात कर रहे थे, तेजस्वी अपनी शर्तों के साथ बात कर रहे थे जी। आज उनकी शर्तें शर्तिया तौर पे कमज़ोर हुई होंगी। अब तक की जो मतलब जो चर्चा चल रही थी, कांग्रेस 70 सीटों की डिमांड कर रही है। कांग्रेस का कहना था कि हम पिछली बार जितनी सीटों पे लड़े थे वो सीटें आप हमें दे दीजिए, हमारी जिताऊ सीटें हैं, आप उस पर हमें दीजिए। जबकि पिछली बार आप अगर 2020 का देखें तो आरजेडी ने 144 सीटों पे लड़ा था, 75 जीती। कांग्रेस ने 70 सीटों पे चुनाव लड़ा, 19 जीती। सीपीआई को 6 सीटें इन्होंने दी थी, सीपीआई 2 सीटों पर जीती। सीपीआई एमएल, मार्क्सवादी लेनिनवादी,
ये 19 सीटों पे लड़ी थी, 12 जीती थी, और सीपीएम 4 पे लड़ी थी, 2 जीती। ये था गठबंधन के साथी इसी रेशियो में अपनी सीट डिमांड कर रहे थे। तेजस्वी के पास इसका एक दूसरा फॉर्मूला था जो उन्होंने तैयार किया था कि हमें अपने गठबंधन में बात किस तरीके से रखनी है। तेजस्वी ने अपनी सीट कम की। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम 144 से अपनी 134 कर रहे हैं, 10 कम की। 10 कम कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को भी कम करना है। कांग्रेस अभी भी 70 सीटों पर अड़ी है, लेकिन आरजेडी जो तेजस्वी का फॉर्मूला है उसके हिसाब से उन्होंने 134 अपने लिए रखी हैं, 54 सीटें कांग्रेस को दे रहे हैं। सीपीआई एमएल को 21 सीटें, मतलब पिछली बार 19 थी, इस बार 2 बढ़ाई हैं। 2 बढ़ाई हैं। इनका 21 स्ट्राइक रेट भी बेहतर था। स्ट्राइक रेट भी बेहतर था। सीपीआई का 2 उन्होंने कम किया है, स्ट्राइक रेट के हिसाब पे 2 कम किया है। वो 2 इधर कम करके सीपीएम का बढ़ा रहे हैं इस बार, कि मतलब वो इंटरचेंज कर दिया कि सीपीआई को 6 थी तो इस बार सीपीएम को 6 कर दी, सीपीएम की 4 थी, इस बार सीपीआई की 4 कर दी। देखिए ये पूरा आंकड़ा प्रभात जी ने यहाँ पर तैयार किया हुआ है, और इस आंकड़े को देखकर 2 बातें दिमाग में आ रही हैं। या तो वाकई आरजेडी ने मेहनत की है, और जिन्होंने पहले अच्छा प्रदर्शन किया 2020 में, उसके बदले उन्हें अच्छी सीट देने की कोशिश है, या फिर ये बस खाना पूर्ति है। इसी तरह खाना पूर्ति नहीं है। देखिए इसमें भी एक लॉजिक तो है ही ना उनका। इस बार कुछ और गठबंधन के कुछ और भी नए चीजें साथी देखनी को भी होती करनी है। अब आप जैसे देखिए कि पिछली बार में इनका विकासशील इंसान पार्टी जो मुकेश साहनी वाली पार्टी है, वो लास्ट मोमेंट पे वीआईपी लास्ट मोमेंट पे महागठबंधन से अलग हो गई थी, और जाके बीजेपी के साथ आई, तो बीजेपी ने उनको 11 सीटें दी थी। इस बार वो चीजें न दोहराई जाएं, तो तेजस्वी ने उनके लिए 17 सीटें रखी हैं कि 17 सीटें हम आपको दे सकते हैं। बाकी आपको पिछली बार के मुकाबले आपको एलजेपी पशुपति वाली पार्टी जो है वो एक नई पार्टी ऐड हुई है गठबंधन में आपके। तो ये जो फॉर्मूला आप पूरा देखें तो आरजेडी 134, कांग्रेस 54, सीपीआई एमएल 21, सीपीआई 4, सीपीएम 6, वीआईपी 17, जेएमएम 2, एलजेपी पशुपति 3, और एक मिथिलांचल में एक नई पार्टी है, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी आईआईपी, वो एक व्यक्ति की पार्टी है, आईपी गुप्ता। एक व्यक्ति की पार्टी को 2 सीट, वो 2 सीटें, क्योंकि मिथिलांचल में आईपी गुप्ता का प्रभाव बताया जा रहा है कि कई सीटों पर उनका प्रभाव है। तो वो पान समाज, मतलब ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी तेजस्वी के कंधों पर दिख रही है। जितनी ज्यादा पार्टी, जितने ज्यादा दल, उतनी ज्यादा जिम्मेदारी। और तेजस्वी ने नुकसान अपना ही किया है। स्ट्राइक रेट उनका पिछली बार के हिसाब पे आप देखें तो ऑलमोस्ट 48-50% का स्ट्राइक रेट है जी, जबकि बाकियों का तो एकदम वो है। हाँ, लेकिन प्रभात जी ठीक है, ये आंकड़े अपनी जगह, लेकिन वो कहते हैं ना, ढेर जोगी मठ उजाड़, कुछ ये स्थिति आरजेडी में दिख रही है। कांग्रेस को कैसे मनाएंगे? कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों को कह दिया कि भाई तुम जाओ तैयारी करो, अपने नेताओं को कह दिया। आरजेडी ने भी कह दिया है, ये खबर है अंदर खाने से, कि उन्होंने भी संकेत दे दिए हैं अपने नेताओं को कि आप तैयारी करो। इसमें है क्या, देखिए ये महागठबंधन में सिर्फ सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पे बात नहीं फंसी है, बात एक और फंसी है। सीट कौन कौन सी नहीं, सीट कौन कौन सी तो सेकेंडरी चीज हो गई। जो फाइनल आउटकम है, फंसी है बात तेजस्वी के मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर। आरजेडी गठबंधन में चाह रही है कि हम तेजस्वी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतारें, क्लियर कर दें, हम क्लियर कर दें चेहरे के साथ। इस पर अभी तक न कांग्रेस राजी है, न लेफ्ट विंग राजी है। दिक्कत कहाँ आ रही है? क्यों नहीं राजी हैं? क्या उनके पास कोई और चेहरा भी है, कोई और नेता भी है? ये महागठबंधन में हर कोई चेहरा है। आपने देखा होगा महागठबंधन का हर एक चेहरा महाचेहरा है। 2017-18 से हम लोग देखते आ रहे हैं। बेंगलोर की पहली रैली आप याद कीजिए कि जब 2019 के लिए महागठबंधन नेशनल लेवल पे फॉर्म किया गया, तो मंच पे जितने चेहरे थे सब, आप किसी भी उससे बात कीजिए तो वो कहता था कि मैं ही हूँ। उसमें नीतीश जी भी थे, तब ममता जी भी थी शुरू में, तमाम ये चेहरे थे। तो वही हाल अभी बिहार में है कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री पद का चेहरा अगर आरजेडी बनाना चाहती है, कांग्रेस साथ नहीं दे रही है, ना खुल के वो एक्सेप्ट कर रही है उनको। अब आप एक चीज़ बताएं कि अगर महागठबंधन तेजस्वी के नाम पे जाता है तो उनके विरोधियों को, जो राजनीतिक विरोधी हैं,
उनके पास तो आज की कोर्ट के फैसले हैं, कोर्ट का आरोप जो तय किया है कोर्ट ने वो है। और फंस गए। कांग्रेस को ये डर लग रहा है कि अगर हम ऐसा करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, तो हमारी जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ेगी। तो कांग्रेस तो अभी ये चाह रही है कि बिना चेहरे के जाना हम चाहती है? लड़ें, बिल्कुल बिना चेहरे के लड़ें, जी। हम मुद्दों पे लड़ें और फिर नतीजे जैसे आएंगे उसके बाद हमारा जो भी फैसला होगा हम करेंगे। और यहाँ लेफ्ट के आगे झुकने की वजह तो यही समझ में आ रही है कि लेफ्ट का स्ट्राइक रेट पिछली बार ज्यादा रहा, तो भाई, उन्हें उसमें, ज्यादा ऑब्वियस सी बात है। आप ये देखिए कि 29 सीट्स लेफ्ट को उन्होंने दी थी पिछली बार टोटल तीनों को। हाँ, टोटल 6, 19, 25 और 4, 29 सीटें दी थी। 16 उसमें से जीती हैं आपने। ऑलमोस्ट 50% स्ट्राइक रेट है। आपका भी स्ट्राइक रेट 50% रहा है। एक 50% के कांग्रेस आसपास कमजोर कड़ी नजर आ रही है, लेकिन फिलहाल इस बार कांग्रेस ही ज्यादा तेवर में है। बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस को पिछले कुछ चुनावों को देखकर, हिमाचल को उन्होंने देखा, आपको साउथ में कर्नाटका है, तो इन चीज़ों को देख के या लोकसभा में अपने बेहतर परफॉर्मेंस को देख के कांग्रेस का एनर्जी लेवल जो है वो थोड़ा सा बढ़ा है। भाई, पिछले विधानसभा चुनाव में तो कांग्रेस बिल्कुल भी तो उम्मीद करें कि आज फाइनल हो जाएगा। कहा जा रहा है कि आज कहा ये जा रहा है। अभी राउज एवेन्यू कोर्ट में थोड़ी देर पहले तक तेजस्वी और बाकी आरजेडी के नेता थे वहाँ पे। ये बताया जा रहा है कि राउज एवेन्यू कोर्ट के बाद दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर में इनकी, राहुल गांधी के घर पर इनकी मुलाकात होनी है, राहुल गांधी और तेजस्वी की, और उसके बाद ये फॉर्मूला फाइनल हो जाएगा। शाम तक अनाउंसमेंट हो सकता है, क्योंकि अब समय बचा भी नहीं है। आज 13 तारीख है और 17 को फर्स्ट फेज के नॉमिनेशन फाइलिंग का आखिरी दिन है। बिल्कुल, चेहरे तो क्लियर हो कि आखिर कोई वोटर आरजेडी के, कांग्रेस के या महागठबंधन के किसी भी नेता को वोट करना चाहता है तो वो नेता है कौन, पता तो चले तो सही। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू मेनका। बिहार इलेक्शन को लेकर बहुत उथल पुथल मची है। पटना से लेकर दिल्ली तक हर एक खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।